सारे आगे कैसे जाएगा? ये नीचे वाले से आगे जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, जो टॉपिक है हमारा वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है, अल्टरेशन इन नेचर, और इसके इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हवाले से हम बात करेंगे। और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, कुछ एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं। तो सर्जिकल प्रोसीजर्स मतलब इसमें जो हम बेसिक चीज़ देखेंगे वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है। वैसे तो आप देखें कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ स्पेशलिटी के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं ना, हर एक के तो ये कॉमन इंटरेस्ट जो है हमारा यहाँ पर क्या है कि हमने ये देखना है कि इस्लाम में किस चीज़ की इजाज़त है, ठीक है ना, इस्लामी फ़िक़ही उसूलों के मुताबिक। और दूसरी बात ये कि एक जो बुनियादी उसूल है वो क्या है कि हलाल और हराम का तयन जो है वो करना हम सब की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये अल्लाह ताला ने बता दिए हैं उसूल, और उसकी रोशनी में और हदीस की रोशनी में उलमा ने इसको तय कर दिया है, ठीक है ना। हम सब यहाँ पे बैठ के कोई इसमें बहुत बड़े आलिम नहीं हैं, हम वही चीज़ें आपको बता रहे हैं, और हम खुद जो हमने प्रैक्टिस करते हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान, जो कि उलमा से साबित शुदा हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ हम सर्जिकल प्रोसीजर्स में देख लेते हैं। उसमें दो किस्म के प्रोसीजर्स आते हैं, एक तो एसेंशियल सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, अब और कुछ जो हैं वो सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के हवाले से। और उसमें फिर जो एसेंशियल है वो तो जैसे वाज़े है कि कोई सिकनेस है, कोई ट्रॉमा हो गया एक्सीडेंट की सूरत में, या कोई कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन है उसकी सूरत में, जहाँ पर मुख्तलिफ़ सूरतें हम आगे भी देखेंगे जो हो सकती हैं, तो उन सब के लिए जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर्स, प्लास्टिक सर्जरी जो है वो उसकी इजाज़त है। कहाँ कहाँ तक है परमिसिबल है वो भी थोड़ा बहुत हम इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। और सिंपल अगर हम ये देखें कि ब्यूटिफिकेशन के लिए जो चीज़ें हैं उसमें अगर सिर्फ अपीयरेंस को खुशनुमा बनाना है मकसद, मतलब हर चीज़ में हम देखते हैं ना, जितने भी अमाल हैं हमारे, जितनी भी आप हदीस की और फ़िक़्ह की किताबें देखते हैं, पहली हदीस क्या आती है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमाल हैं उनका दारोमदार नीयत के ऊपर है। तो अगर तो सिर्फ ये जो ब्यूटिफिकेशन के जो प्रोसीजर्स हैं वो सिर्फ ज़ाहिरी दिखाने के लिए हैं, या इस तरह की कोई सूरत हाल है जो कि या किसी मखसूस किसी सेलिब्रिटी से इमिटेट करने के लिए है, या जैसे कहते हैं ना कि मतलब कोई ख़ास इसका कोई इलाज के लिए उसका मकसद नहीं है, तो फिर इसको हमें देखना होगा कि कहाँ तक उसकी इजाज़त है। वो इजाज़त नहीं है, मतलब बेसिकली यही बात है। और फिर अब जो कुछ इसमें नुकात पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि इस्लामिक कंसेप्ट टुवर्ड्स द होल ऑफ इशू ऑफ ब्यूटिफिकेशन प्रोसीजर, इसकी जो बुनियादी असूल है, या जो हम इसका देख लें खूबसूरती के हवाले से भी, और जो हमारी मुख्तलिफ हम जो चीज़ें प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं, तो पहली चीज़ वो हमें बुनियाद अपने जहन में रखनी चाहिए, वलक़द कररमना बनी आदम, कि अल्लाह ताला ने बनी आदम को बहुत ज़्यादा फजीलत अता की, यानी इकराम अता किया। उसको सिर्फ ज़ाहिरियत पे जो है ना हम किसी को जज नहीं कर सकते कि वो बहुत खूबसूरत है, कि बहुत ऐसा है, या फिर जो है वो करमना के मायने में ये भी आता है कि इंसान जो है वो उसका सिर्फ महज मकसद ये नहीं है कि वो सिर्फ आराइश में लग जाए, उसके और बहुत बड़े बड़े काम हैं जो उसको फजीलत अता करेंगे बनी आदम की हैसियत से। तो एक तो ये, और कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि इस चीज़ को कम कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ जो बुनियाद है वो क्या है, वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, अल्लाह ताला ने बनाया और क्या ही खूबसूरत बनाया। तो अगर कोई हम ऐसी कमी बेशी कर रहे हैं तो अपने तौर पे हम समझते हैं कि शायद ये अच्छा नहीं है, अच्छा है, तो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को जिस मुनासिबत से बनाया, यानी हम देखते हैं ना हमारे लिए जो कॉम्प्लेक्शन है अल्लाह ताला ने उसी हिसाब से बनाया कि हमारे यहाँ सूरज इतना है, या मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा गोरे खूबसूरत इस तरह के सफ़ेद होते तो स्किन कैंसर आप देखिए ना कि जो धूप की वजह से हो रहे हैं, हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा सनलाइट है और सूरज इतना बाकायदगी से निकलता है, तो हमारे लिए मुनासिब नहीं। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्शन की बात करी, और भी बहुत सारी चीज़ें, बालों का रंग, आँखों का रंग, तो ये सारी चीज़ें। तो अब इसमें हम आगे इसको भी देखेंगे कि कहाँ तक लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें कहाँ तक रुक जाना है, ठीक है। तो फिर जो सूरह रूम की आयत है, वमिन आयातिही
खल्क़ुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्ना फ़ी ज़ालिका लायातिन लिल आलमीन। ये बात हमने कर ली कि इख्तिलाफ़ रंग और ज़बान में अल्लाह ताला ने जो क्या रखा है, कायनात के इंसानों के लिए निशानियाँ रखी हैं। फिर इसके बाद अगली चीज़ आती है कि हम इसके मुताबिक ये नहीं सोच सकते कि हर चीज़ शायद जायज़ ही नहीं है, खूबसूरत बनना या तैयार होना या सजना संवरना शायद इसकी इजाज़त ही नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में ये बात कही, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाह अल्लती अख़रज लिइबादी, कि अल्लाह ने जो इंसानों के लिए चीज़ें निकाली हैं उनमें से कौन सी चीज़ इंसान ख़ुद ब खुद किसी को नहीं कह सकता कि ये तुम मत करो, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हमारे लिए सारी चीज़ें बनाई हैं। और जो हदीस इसके मुनासिबत से आती है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। साफ़ सुथरा रहना, सलीक़े से रहना, बालों को सही से जमा के संवार के रखना, ये तो सुन्नत से भी साबित है। एक शख्स आया जिसके बाल बहुत बिखरे हुए थे और बहुत मैला कुचैला सा परागंदा सा हुलिये में था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके पास वो चीज़ नहीं है जिससे अपने आप को थोड़ा सा साफ़ कर लेता, यानी साबुन या कंगा जिससे अपने बालों को संवार लेता। यानी सलीक़े से रहना, साफ़ सुथरा लिबास पहनना और तैयार होकर रहना, ये अच्छी चीज़ है। यानी इस्लाम में फटे हालों रहना जो है वो कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है, तो उसमें भी हमें फिर हुदूद का ख्याल रखना है। और अगली बात क्या है कि जिसको जो चीज़ मिल गई वो उसकी वो है, तकदीर में जो चीज़ लिखी गई है। अगर किसी की नाक बहुत सतुआ है, जिसे कहते हैं ना शार्पन सी नाक है, तो अल्लाह ने उसकी मुनासिबत से रखी। किसी की थोड़ी सी कम है, तो क्या ये हम ये सोच सकते हैं कि इसकी ऐसी होती तो ज़्यादा अच्छा था। जैसा कि अब हम आगे प्रोसीजर्स देख रहे हैं, जो कि राइनोप्लास्टी की इंतहा में जो लोग चले जाते हैं कि बस ऐसी नाक हम अपनी मर्ज़ी की बनवा लें, तो हमारे हिसाब से शायद ऐसी ही नाक मुनासिब थी, है ना। हमारे और भी जैसे हम देखते हैं कि जो चीज़ किसी को अल्लाह ताला ने दे दी वो उसकी मुनासिबत से है और उसको ये अपनी किस्मत का हिस्सा समझना चाहिए, इल्ला ये कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ हो जो कि बदनुमाई में आती हो, तो वो भी फिर हम ये सोच सकते हैं कि मतलब ये तो नहीं कि किसी मिसाल के तौर पे हमने पहले भी ये बात की थी कि किसी की मतलब कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन, किसी की अगर 6 उंगलियां हैं मिसाल के तौर पे, तो क्या है कि अगर हम ऑपरेशन के ज़रिए से प्लास्टिक सर्जन जैसे अगर उसकी 1 उंगली कम करके उसकी 5 हो जाएं, तो ये उसके लिए मुनासिब है ना। ये तो तग़य्युर ख़ल्क़िल्लाह में नहीं आएगा, ये तो मतलब ये कि आम इंसानों की तो 5 उंगलियाँ होती हैं, या किसी की फ्यूज़ डिजिट्स हैं, सर्जन अगर उसको करके अलग कर देता है तो ये जो है वो तग़य्युर में नहीं आता। तो जो चीज़ इलाज के लिए ज़रूरी है उसकी वहाँ तक हमारे लिए इजाज़त है। इसके बाद अगली चीज़ आती है कि ये चीज़ अमानत है, जो भी अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद दिए हैं, हमें ज़िंदगी दी है, हमें जो कुछ सलाहियतें, सब कुछ अल्लाह की तरफ से अमानत है, तो हमें उनको उसी के मुताबिक इस्तेमाल करना है जैसे अल्लाह ताला हमसे मुतालबा जिसे अल्लाह ने किया है। हम उसको अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे नहीं कर सकते। और शरिया के जितने भी अहकामात हैं वो बीमारी के इलाज के लिए, जैसे कि अभी डॉक्टर हमारी बहन सलमा बता रही थी कि हराम में भी हमें जाने की इजाज़त है, सिर्फ उस हद तक जहाँ तक हम इंसानियत की फ़ायदे की बात कर सकें, उसके फ़ायदे के लिए काम कर सकें, और उसमें उससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। अब ये सारे जो ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स हैं उसमें जो हदीस की रोशनी में जो आती हैं ना बातें, तो वो थोड़ी थोड़ी करके हमने यहाँ पे रखी हैं। जैसे ट्रेडिशनल ब्यूटिफिकेशन प्रोसीजर्स में जॉइनिंग ऑफ हेयर, वसल कहते हैं इसको, और इसी तरह शेविंग ऑफ वुमेन्स स्कैल्प, कुछ लोग इसको भी इसमें लेते हैं खूबसूरती वेस्ट में जिस तरह होता है। फिर पार्शल शेविंग इन द फॉर्म ऑफ टफ्टिंग, इसको कज़ी कहते हैं। फिर वाइट हेयर डेपिलेशन और प्लकिंग ऑफ फेशियल हेयर्स, इसको नमस कहते हैं। ये हमारे यहाँ बहुत है, जो चीज़ें हमारे यहाँ हैं वो वसल है, नमस है। फिर डाइंग, हेयर डाइंग है। फिर ट्रेडिशनल ब्यूटिफिकेशन बाय कलर्स एंड परमानेंट मार्क्स, जैसे इसमें आता है ना टैटूइंग भी आता है जिसमें इसको वशम कहते हैं। फिर स्किन मार्किंग्स जिसको हम कॉटरी कहते हैं ना, वो है वस्म। तो फिर पीलिंग ऑफ हेयर स्किन, पीलिंग ऑफ स्किन, इसमें क्या आता है, इसको कशर कहते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ प्रोसीजर डर्मेटोलॉजी में होता है। फिर हेयर प्लास्टिक सर्जरी है जिसमें कि बाल अगर किसी के बिल्कुल नहीं है तो नेक कहीं कहीं का पोर्शन लेके उसको उगा दिए जाते हैं। और इसके अलावा एम्पुटेटेड ऑर्गन रिकन्स्ट्रक्शन एंड इम्प्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन ऑफ ऑर्गन बाय चेंजिंग देयर शेप, फिर एम्पुटेटिंग एक्स्ट्रा, ईयर पियर्सिंग। फिर जो नए प्रोसीजर्स हैं इसमें
मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। लाइपोसक्शन है, जैसे एक्स्ट्रा फैट किसी की रिमूव कर दी जाए। फिर राइनोप्लास्टी, फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरीज में लिप प्लास्टिक सर्जरी, ब्रेस्ट प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल ब्यूटिफिकेशन आ जाती है। इसके अलावा जनरल इसके और भी हैं, इसके सॉफ्ट टिश्यू फिलर्स हैं, और इसी में और चीज़ें भी हैं, जैसे थ्रेड लिफ्ट वगैरह भी आजकल जैसे हो रहा है फेस लिफ्ट में। तो शरिया के क्या हुक्म है इस सिलसिले में? रेफरेंसेस आपको आगे स्लाइड्स में मिलते जाएंगे, ज़्यादातर कॉमन हैं जो कि डॉक्टर सलमा ने भी पहले बता दिए हैं, तो उन्हीं वही रेफरेंसेस ज़्यादातर मेरे भी हैं। इसमें आता है जो बुनियाद है वो क्या है शरिया की ब्यूटिफिकेशन प्रोसीजर्स में कि लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह ताला ने इंसान को नहायत खूबसूरत सांचे में ढाल के पैदा किया है, जो कि अहसन का मतलब होता है ना सुपरलेटिव डिग्री, बेहतरीन, बेस्ट जो है उसमें। और एक तो पहला मकसद यही है कि उसको रिस्टोर किया जाए, दूसरी चीज़ ये कि जो फंक्शन है वो रिस्टोर हो जाए, फिर जो पहले सारी बात हम कर चुके हैं ये। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी था, किसी ने ये भी बात लिखी हुई है कि रिपल्सिव अपीयरेंस इंड्यूसेस फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म। अब ये भी हर एक का लेवल फ़र्क है ना, कोई ज़रा सा भी कॉम्प्लेक्शन हल्का सा भी डार्क होगा, मतलब सांवला जिसे हम कहते हैं, उसी पे वो लेके बैठ जाएगा डिप्रेशन में। यानी ये चीज़ें फिर हमें लक़द करमना बनी आदम को भी जहन में हमेशा रखना होगा कि अल्लाह ने हमें जो इज़्ज़त और इकराम दिया वो सिर्फ ज़ाहिर पे नहीं दिया है ना, तो ये चीज़ रखनी है। अच्छा, फिर सिर्फ खूबसूरती के लिए सर्जरीज़ जो हैं वो उसकी ममानियत आ जाती है। और जो फिर एक उसूल ये भी है, जो मैं उसूल इकट्ठे बता रही हूँ, फिर आगे प्रोसीजर्स को हम जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि टाइम भी थोड़ा ही है, कि जो बॉडी शेपिंग है उसमें स्लिमिंग के लिए जो मुख्तलिफ तरीक़े जो न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं वो भी हैं। इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर्स में लाइपोसक्शन है, तो उसकी भी उलमा ने इजाज़त दी है कि हालांकि वो कॉस्टली और उसके अंदर भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और लेकिन ये कि वो उसके लिए भी इजाज़त दी है। फिर इसी तरह रिंकल्स को अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसमें रिमूव करने की इजाज़त है। अब सबसे पहले नंबर पे हम हदीस को थोड़ा सा हिस्सा मैंने यहाँ रखा है कि जॉइनिंग ऑफ हेयर जो है, जिसमें आता है कि किसी के बाल अगर नहीं हैं तो क्या तरीक़े इख्तियार करें ना। कुछ लोगों के बिल्कुल भी नहीं होते, एलोपेशिया जैसे रेटा है तो उसमें तो पैचेस में नहीं होते, या किसी के जो है वो टोटेलिस भी हो जाता है, पूरी बॉडी के नहीं होते, यूनिवर्सल मतलब पूरे सर के भी यूनिवर्सैलिस भी हो जाता है पूरी बॉडी के हेयर्स का, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन हैं। तो उसमें और भी तरीक़े हैं, दवाओं के ज़रिए से भी करेक्ट किया जाता है, लेकिन और बाज़ औक़ात वो 2 साल में रिवर्सिबल भी हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है पेशेंट, लेकिन वो ज़ाहिर है 2 साल गुजारना भी मुश्किल होता है। तो लेकिन जो हदीस हमें इस सिलसिले में मिलती है वो क्या है, लानुल्लाहुल वासिला वल मुस्तौसला, कि अल्लाह ताला ने किन लोगों पर हराम की लानत की है। लानत का मतलब अल्लाह की रहमत से दूरी, कि जो जोड़ते हैं बाल और जो जुड़वाते हैं और जो जोड़ते हैं, मतलब डॉक्टर भी और पेशेंट भी दोनों। तो अगर इसकी वजूह हम देखते हैं ना कि उसका मकसद क्या है, क्या वो महज सिर्फ किसी को धोखा देने के लिए तो नहीं है, उम्र छुपाने के लिए या कुछ, लेकिन हमारे यहाँ हमारे माशरे के अंदर उमूमन जो है वो किसी बीमारी की वजह से ही लोग इसका इलाज करा रहे होते हैं ना, तो उसकी फिर इजाज़त है। और उसके लिए उलमा ने पूरा ये एक बेंच था जिसकी फतावा काउंसिल में उसकी इजाज़त है, लेकिन उसमें आप देखें कि जो किसी और का पार्ट लेके ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, अपने ही बॉडी का पार्ट लेके किया जा सकता, और लेकिन ये बहुत महंगा प्रोसीजर है जो ट्रांसप्लांट है। आप देखें कि पूरी इंडस्ट्री डर्मेटोलॉजी में तो कुछ लोग हैं जो कि बहुत स्किल्ड भी नहीं होते, वो लोग भी कर रहे हैं प्रोसीजर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श किस्म का एक तरह से कारोबार है। और जो लोग स्किल्ड नहीं होते तो वो लोग क्या करते हैं कि नुकसान भी पहुंचा देते हैं, जैसे एक सडन डेथ भी ऑपरेशन टेबल पे रिपोर्टेड है पिछले दिनों, और भी पता नहीं कितनी होंगी, पिछले दिनों ही लाहौर में एक वाक़या इस तरह का हुआ था। और फिर सीवियर किस्म के इरोजन्स, बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स। फिर जैसे आप देखिए ना कि शरिया के मकासद पे पहले भी बात हुई होगी जैसे शुरू में, कि जो मकासद शरीयत 5 हैं तो उसमें हिफाजतुल माल भी है ना और हिफाजतुल जान, तो ये दोनों में मसला आता है हेयर ट्रांसप्लांट में, कि ये बहुत एक तो महंगा भी है और दूसरा ये कि नुकसानदेह भी हो सकता है अगर स्किल्ड ना हो। लेकिन स्किल्ड पर्सन के हाथों ये काम करने की इजाज़त दी गई है, और जो कि आगे भी शरिया के एंड में हम जब देखेंगे ना उसमें था कि जहाँ सक्सेस रेट का पता हो कि बहुत कामयाबी के इम्कानात हैं, तो वहाँ पे इसकी इजाज़त है। उनकी एज क्या है, एजिंग में भी मसला है ना, मतलब ये कि देखें ना जितने भी प्रोसीजर एंटी एजिंग है ना
उसमें बहुत ज़्यादा है कि उसमें उलमा ने इजाज़त नहीं दी। जैसे हमने कराची में भी हमारा बोर्ड के साथ डिस्कशन चल रहा था, उलमा के साथ पैनल डिस्कशन, तो उसमें था कि जो एंटी एजिंग प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो बोटॉक्स फिलर्स हों या जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है या जो भी चीज़ें, तो लेकिन ये कि जो अगर यंग एज में किसी बंदे का हो जाए बाल्डनेस, तो आगे उनकी पूरी वो है ना मसाइल जो दूसरे, तो उसके लिए हाँ, तो वो फिर उनके लिए इजाज़त है। ख़ासकर आप देखें रिंकल्स भी, अब हम देखेंगे ना बोटॉक्स फिलर्स में भी यंग एज में भी आ रहे हैं, स्पेशली जो कश्मीर की बच्चियाँ होती हैं, पेशेंट्स आती हैं, उनके तो फोटो एजिंग हो जाती है, तो उनको इजाज़त है इस चीज़ की कि वो करें, क्योंकि जहाँ पे इजाज़त नहीं है उसकी वजह है कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप बगैर किसी मकसद के कर रहे हैं। हाँ, यही हदीस में बताने वाली थी। हाँ, उसकी शादी होने वाली थी, हाँ, उसके लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाउ नहीं किया था। उस बच्ची की शादी होने वाली थी, उसके बाल गिर गए थे। हाँ, लेकिन उन्होंने महंगे प्रोसीजर्स के हवाले से उन्होंने इसकी इजाज़त यूँ नहीं दी है कि अगर किसी शख्स के, लेकिन बाद लोग ये भी होता है ना, कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा है, हम करा सकते हैं। अच्छा, अब विग के तौर पे ना, वैसे विग में भी ना इब्न असीमीन का फतवा है कि जो औरत हिजाब ऑब्जर्वर है, आगे भी इसकी भी मैंने स्लाइड एक रखी हुई थी, कि जो हिजाब ऑब्जर्वर औरत है वो विग का इस्तेमाल कर सकती है सिर्फ अपने शौहर के लिए, क्योंकि अभी भी सिंथेटिक फाइबर्स का आ गया ना कि बिल्कुल जिसका टेक्सचर और लुक बिल्कुल बालों जैसी है, वो भी लगा रहे हैं लोग ना, लटे लेके लगा, या पहले ज़माने में परांदा जैसे होता था, तो वो भी एक चीज़ थी। हाँ, ठीक है, ठीक, टाइम कम है, हम डिस्कशन फिर इंशाल्लाह इकट्ठे करेंगे, साथ हर स्लाइड के साथ साथ चलेंगे ना, सबका आंसर इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये इस हदीस को पूरा देखेंगे ना इंशाल्लाह, तो इसमें भी हमारे लिए जवाब है। देखिए क्या है, लअनल्लाहु वासिला वल मुस्तौसिला वल नामिसा वल मुतमन्निसा वल वाशिमा वल मुस्तौशमा मिन गैरि दा। मिन गैरि दा जो है ना, कि मतलब बग़ैर बीमारी के इन सब चीज़ों की आपके पास इजाज़त नहीं है। तो उसमें क्या है कि वासिला मुस्तौसिला तो हो गया कि बाल जोड़ने वाली किसी और के लेके, जैसे उन्होंने वाज़े की माशाल्लाह बात। फिर वन नामिसा, नामिसा कहते हैं बालों को उखाड़ना, और स्पेशली जो है इसमें जो हदीस मिलती है वो भवों के बाल उखाड़ने के बारे में है। और वशम कहते हैं कि वशम किसे कहते हैं, जो पीलिंग ऑफ स्किन जो है ना, नहीं सॉरी, टेटोइंग को कहते हैं वशम। और मुस्तौशमा टैटू बनाने वाले, और जो मतलब जो बना रहा है पेशेंट है, जो कर रहा है वो भी, दोनों, तो उन सब पे जो है वो लानत की गई है। अच्छा, अब इसमें देखिए एक्स्ट्रा हेयर्स अगर बहुत ज़्यादा किसी की मर्दों से मुशाबहत है आईब्रोज़ की, इस पर भी उलमा ने इजाज़त दे रखी है कि बहुत ज़्यादा शेप ना बनाई जाए। अब देखिए ना, इजाज़त के नाम पे ना लोग बहुत एक्स्ट्रा में चले जाते हैं, जैसे वो कुरान की जो आयत है, गैर बाग़िन वला आदिन फमन इत्तुर्रा गैर बाग़िन वला आद, मतलब इतना सा भी उसके अंदर जज्बा ना हो बगावत का, और इतना सा भी वो उससे आगे ना बढ़े, मतलब हद से आगे ना बढ़े, ये बुनियाद है, ठीक है। तो बाद लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा शेप बना लेते हैं, बाद लोग फिर क्या करते हैं पूरा ही साफ़ करके पेंसिल से बारीक से बना लेते हैं, तो वो इंतहा है ना। तो हल्की फुल्की जो थोड़े बहुत जो मर्दाना मुशाबहत हो रही है उसकी इजाज़त है, और चेहरे पे भी जो बाल हैं उसके भी साफ़ करने की इजाज़त है अगर वो मर्दाना मुशाबहत, हल्का सा भी रुआ हो ना, आ जाती हैं पेशेंट्स की, जी लेज़र कर दें और फलाना कर दें। हालांकि हम देखें कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तो नहीं है ना। जब रिमूवल आप शुरू करते हैं तो क्या होता है, एक प्रोसीजर चल पड़ता है कि वो बस हर दफ़ा ही कराना है, माल का भी उसमें नुकसान है ना, बर्न हो जाए, किसी को स्कार हो जाए तो वो जान का भी नुकसान है। तो हमें चीज़ों को हद से आगे नहीं लेके जाना चाहिए। और अच्छा, टैटोज़ की बात आती है ना, जो वशम जिसे कहते हैं ना, टैटो को कहते हैं। अब हमारे यहाँ जैसे आप देखें कि पहले तो ये वो होमोसेक्सुअल और इस तरह के लोग ही टैटोज़ बनाते थे ना, बॉडी पे कोई ऑर्गन बना लिया, कोई इस तरह की शक्लें बना ली। तो अब और कुछ हमारे मुल्क में भी, कुछ सूबों में भी एक कल्चर होता है कि वो माथे के ऊपर अपने टैटोज़ बनाते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना,
कि जैसे हम देखा है कि उसमें हेपेटाइटिस के भी चांसेस होते हैं, एड्स भी हो सकता है, हत्ता कि सार्कोइडोसिस भी हो सकता है जो टैटूज़ के अंदर, और भी बहुत सारी मसले मसाइल हो सकते हैं। और रिमूवल जो है वो वैसे नहीं होता, वो लेज़र के बगैर हो ही नहीं सकता रिमूवल, उसमें भी इतना चांस नहीं होता कि बहुत अच्छा सा क्लियर हो जाए। तो अब और भी चीज़ें आ रही हैं, परमानेंट जो मेकअप है आजकल वो भी टैटूज़ के थ्रू हो रहा है कि पक्की अपने होंठ जो है ना वो गुलाबी बना लें, बिल्कुल ही जो है वो मतलब अपनी मर्ज़ी के कलर ना। तो लेकिन उसमें थेरेप्यूटिक के आप देखें वो क्वेश्चन आता है कि कहीं पे अगर कोई मार्क है, किसी का सर्जिकल मतलब स्कार बन गया बहुत ही प्रोमिनेंट है, अगर हम उसको टैटू कर दें उसी कलर का, डर्मिस में उसको पिगमेंट जो स्किन के कलर का है, जैसे कोई गंदमी रंग का है तो गंदमी सा उसका पिगमेंट इंजेक्ट कर दें तो वो उसको छुप जाएगा। या जैसे विटलाइगो का पेशेंट है, उसकी पूरी बॉडी नॉर्मल है, सिर्फ लिप्स विटलाइगो के वाइट हैं, अब वो बच्ची हर वक्त लिपस्टिक लगा के रखे, या वो उसको हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि हम मेलानोसाइट्स को पुश करते हैं, जहाँ पे छोटा मोटा पैच हो ना विटलाइगो का, तो वो फिर खुद ब खुद मेलानोसाइट्स जो है वो ग्रो करने लग जाते हैं। नीडल से ही होता है, स्टेरलाइज नीडल से। लेकिन जो उसके अलावा पहले कैमोफ्लाज होता था, लेकिन अब ये परमानेंट मेकअप में लोग पूछते हैं, पेशेंट मेरे पास बच्ची आई थी 9th क्लास की, उसके सिर्फ लिप्स पे था, तो अब क्या हम इसमें इजाज़त देंगे उसको टैटूज़ की? तो ये पूछने वाली बात है। लेकिन जहाँ पे अक्सर उलमा ने जो बात रखी है कि डिज़ीज़ के इलाज के लिए चीज़ों की इजाज़त दी है, या तो ये कि हम उसको अगर स्टेलाइज नीडल से कर रहे हैं तो दो चीज़ें, तो उसमें एड्स और हेपेटाइटिस का तो चांस नहीं होगा, है ना। बाकी और चीज़ों को हम देख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ मना की गई है उसमें ज़रूर कोई ना कोई नुकसान होता है, जैसे हाम और हराम वाली बात थी। हाँ, कॉटरी का मैं भी बताती हूँ, भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, डाइंग ऑफ हेयर जो है ना, इसमें भी मुख्तलिफ लोग पूछते हैं ना, क्योंकि डाई डर्मेटाइटिस हमारे यहाँ बड़ा होता है, किसी को डाई से एलर्जी हो गई तो एक तो मतलब जान के नुकसान के लिहाज से ये बात आ सकती है, किसी को पता चल जाए कि किसी को डाई से अगर है तो वो ना करे, मतलब इसकी इजाज़त है। ब्लैक से नहीं, कुछ लोगों ने उलमा ने कहा है कि ब्लैक डाई जो है वो परमिसिबल नहीं है, क्योंकि हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर ये लोग डाई किया करते थे बालों को, जैसे हिना का रंग था, किसी का गोल्डन सा कलर था बूटी का, तो वो करते थे। लेकिन नबी वसल्लम को, अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत कभी नहीं पेश आई, तो उन्होंने आखिर वक्त तक डाई नहीं किया, एक दो बाल कुछ सफ़ेद थे। और अइम्मा कराम जैसे इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफ़ा, इन लोगों ने डाई किया बालों को रंगा, लेकिन हज़रत इमाम मालिक ने सारी ज़िंदगी नहीं, हालांकि सफ़ेद भी हो गए थे बाल। तो मतलब मुख्तलिफ जो हम बुज़ुर्गों का रवैया देखते हैं तो सबकी अपनी अपनी लिहाज से सूरत हाल। लेकिन एक बात ये भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो हदीस है क्या है, गैरु शीब वला ततशब्बहु बिल यहूद व नसारा, कि आप जो है वो यहूद नसारा की शबाहत मुशाबहत ना इख्तियार करें, क्योंकि वो अपने बालों को नहीं रंगते थे। तो मतलब एक बात ये मिलती है, तो हम किसी और रंग से रंग सकते हैं, ये आसानी की बात है। कुछ लोगों ने ब्लैक की भी इजाज़त दी, बिलखुसूस जो लोग फ़ौज में होते हैं उन्होंने कहा था कि जो मुखालिफ जो है ना उस पर हैबत तारी रहे कि भाई सारे यंग हैं। लेकिन आजकल तो इतनी अर्ली ग्रेइंग आ रही है, आप देखें कभी मैट्रिक के बच्चों में भी पता नहीं इसकी, हाँ, तो ये बात है कि जो अर्ली एजिंग है उनको तो फिर हम कहते हैं कि पूरी इजाज़त है, लेकिन फिर डाई का वो पूरा पैच टेस्ट हो, पता हो उनको कि इससे एलर्जी नहीं है। ऐसी डाइज़ भी आने लगी हैं जिससे एलर्जी नहीं होती, PPT फ्री डाइज़। लेकिन ये कि बहरहाल अच्छा, उसमें उलमा ने एक और बात कही, जो हमारा कराची का पैनल डिस्कशन था उसका मैं देख रही थी, उसमें बात थी कि ऐसी डाई जो बालों को ऊपर चिपक जाए, ऐसी भी डाइज़ होती हैं। अब मुझे उसका इल्म नहीं है, वैसे मैंने देखी नहीं, लेकिन वो जेल टाइप होती हैं। अब उसमें क्या होता है, जब वज़ू करता है इंसान, गुस्ल करते हैं तो गुस्ल ही नहीं होगा उसका, उस तरह की वो परमानेंट डाइज़ है ना, तो जब तक बाल वहाँ से गिरेंगे नहीं उतने अरसे 2-4 महीने तक चलता रहे। तो ऐसी डाइज़ का ख्याल रखना है कि वो ऐसी चिपकने वाली इस तरह की परमानेंट डाइज़ ना हो। अच्छा, और ताहिर हो, मतलब पाक चीज़ से हो, ठीक है। फिर फेशियल पीलिंग भी आती है ना, कुछ लोगों को मिलास्मा होता है, छाइयाँ जिसे कहते हैं ना जो, तो वो उसके लिए लोग कराते हैं, और इसमें भी पेनफुल प्रोसीजर है, फ़ोटो सेंसिटिविटी हो जाती है, थोड़े से नुकसानात भी हैं, लेकिन बस औक़ात ये एक्सपेडाइट कर देता है एंटी मिलास्मा ट्रीटमेंट को। तो हमारे यहाँ ये काफ़ी इन है, मतलब बहुत करते हैं, ग्लाइकोलिक पील और इस तरह एक्नी का भी स्कार्स के लिए ट्रीटमेंट में है ये। तो अब इसकी इजाज़त नहीं है, अशर जो है ना उसकी भी उलमा ने इजाज़त नहीं दी है, लेकिन जो उमूमी उसूल के तहत हम करते हैं या जो लोग करते हैं वो ये कहते हैं कि जहाँ पे इलाज, अब वैसे कॉमन सी बात हर जगह यही आ रही है,
हाँ नहीं, किसी की शादी होने वाली होती है ना, अब बच्चियाँ जैसे आवाज़ आ जाती हैं। अच्छा, जो ख़राब हो रही है ना आजकल स्किन, वो इन ब्यूटी क्रीमों से हो रही है, फेयर एंड लवली और फलानी, जो बहुत सारी इस तरह की क्रीम्स हैं जिनके अंदर स्टेरॉइड्स हैं और इनके अंदर मरकरी है। पूरी एक लिस्ट हमारे यहाँ तो सर्कुलेट की जाती है कि आप पेशेंट्स को बताएं, और वो इतना परमानेंट मतलब है पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, कि वो बहुत मुश्किल से ठीक होती है। उसके लिए आप देखें कि वो बच्चियाँ शादी होने वाली होती है, वो चक्कर में ना कि जल्दी जल्दी गोरी हो जाएँ, तो वो और ख़राब हो जाती हैं, तो फिर उनको फिर पीलिंग वगैरह से करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी आप ध्यान एहतियात रखें, पेशेंट को अच्छी तरह काउंसिल करें कि आपने किस तरह एहतियात करनी है, धूप में जाना, सारा कुछ, ताकि वो मज़ीद नुकसान से बचें। और अगर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वो करें, क्योंकि हर एक की स्किन के लिहाज से मसले मसाइल अलग होते हैं। अच्छा, स्किन मार्किंग ये है कॉटरी, ठीक है ना, वस्म, तो ये वलक़द करमना बनी आदम के ख़िलाफ़ आती है ये बात कि इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी फजीलत दी, और इसको उलमा ने कहा है कि ये आप इंसानियत की तकरीम के ख़िलाफ़ है कि उसको जलाया जाए। ये जलाने वाला प्रोसीजर है ना, तो मतलब मुख्तलिफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हदीस को जो अमल करते हैं बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो लोग मना करते हैं। वो कहते हैं हमारे कॉटरी के बजाय ना कुछ, क्योंकि वार्ड्स के ट्रीटमेंट में तो है ही है ना, वार्ड्स का है और स्किन टैग्स हैं, मोल रिमूवल में आता है, तो उसमें फिर वो कहते हैं हमारी क्रायोथेरेपी कर दें, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन से फ्रीजिंग का तरीक़ाकार है। तो अच्छा, दागना, हाँ, लेकिन इस हदीस में वासमा पे लानत की गई है ना, तो मतलब ये बात है कि हम क्योंकि एक हदीस में आता है, आपने वो हदीस अगर जहन में लाएं कि तकरीबन मेरे ख्याल है कुछ तादाद बताई उस हदीस के अल्फाज एग्जैक्ट, कि उसमें था कि कुछ लोग बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो जो लोग बग़ैर हिसाब किताब के जाएंगे उनमें वो भी थे जो दाग नहीं लगवाते। मैं ये जो बात आपको बता रही हूँ कि वो पहली बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही कि वो शुगून नहीं लेते, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली गुजर गई तो ये हो जाएगा फलाना, शुगून ये नहीं लेते, और दूसरा ये कि वो जो है वो दाग नहीं लगवाते। तो मतलब हमारे यहाँ बहुत लोग इसको कहते हैं जो मतलब हदीस को फॉलो करने के हवाले से, वो कहते हैं कि फिर हमने नहीं करवाना, हालांकि वो एक सिटिंग में साफ़ हो जाएगा। क्रायो के तो बहुत सारे सेशंस होते हैं, तो ये चीज़ है। लेकिन हम लोग भी इसीलिए करते हैं कि पेशेंट को आप एक ओपीडी में जब हमारे पास एक दफ़ा आता है तो वो उसका इलाज उसमें करने में, हाँ नहीं तो, लेकिन उसको इसीलिए मना नहीं किया, सॉरी इसमें मना का लफ्ज़ नहीं आया, उसमें लिखा है कि वो जन्नत में हिसाब किताब के बाद दाखिल होंगे। फिर ये बात है, हाँ हाँ, ये चीज़ है जो आप बात कह रही हैं कि दागने का, खून रोकने के लिए उमूमन दागा जाता था ना, जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी ना, जैसे आप कॉटरी, आपस में बात बाद में कीजिएगा प्लीज़। मैं ये कह रही हूँ कि जो आप जो बात करिए ना ब्लीडिंग रोकने के लिए, इसी मकसद के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दागा जाता था। उस ज़माने में एनेस्थीसिया भी नहीं होता था। जैसे आप हज़रत जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के जो बेटे हैं अरवा, उनका बताया जाता है ना कि टांग काट दी गई और वो नमाज की हालत में थे और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, तो उनको दागा गया तो उससे ज़्यादा तकलीफ़ थी, और उन्होंने कहा था मुझे बेहोश वाली दवा नहीं देना, तो नमाज पढ़ते रहे ना। तो मतलब ये आप देखें, साद बिन मास, हाँ, और नबी वसल्लम खुद ग़ज़वा उहद में जब ज़ख्मी हुए थे तो हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली ने कपड़ा जला के उसको पर रखा था, तो मतलब खुद भी किया है। लेकिन वो एक बात आई तो मैंने उसको बता दिया, लेकिन इसकी इजाज़त मतलब ये कि इस लिहाज से कि प्रोसीजर इलाज के लिए है इसकी इजाज़त, इसके अलावा तो मेरा ख्याल है कोई नहीं करता होगा। ये हम कर चुके हैं। अच्छा, चेंजिंग देयर शेप में फिर तग़य्युर ख़ल्क़िल्लाह में जो बात आती है, तो उसमें ये कि बाज़ औक़ात लिप ऑगमेंटेशन और इस तरह की भी सर्जरीज आप देखें आती हैं इसमें। अच्छा, उसमें एक बात जो मुख्तलिफ हम बातें आरा जो आ रही हैं, उसमें एक बात इमाम तिबरी की है कि कुछ ख़वातीन ये कहती हैं कि हमें ये ऐसा करने को हमारे शौहर ने कहा है, तो उसमें उन्होंने साफ़ तौर पे ये बात कही है कि it is not permissible for a woman to change the nature of Allah's creation by exceeding or reducing in the quest of beautification where this is directed to her
हस्बैंड और अदरवाइज़ मतलब उसके मियाँ ने कहा है वो ये नहीं कह सकती। इसी तरह बहुत सारे और चीज़ों में ख़वातीन कहती हैं कि हम हिजाब नहीं करते कि हमारे मियाँ ने मना किया, या हम ये काम इसलिए कर रहे हैं मियाँ ने कहा। तो मियाँ के ऊपर आप डाल के जो है वो अमाल को जो है नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं कर सकती। तो इमाम तिबरी का ये कौल इसमें आ जाता है। फिर इब्न अल अरबी जैसे भवें बनाने में बहुत ख़वातीन कहती हैं कि मेरे मियाँ को मोटी भवें नहीं पसंद, तो वो फिर ये चीज़ है कि वो इजाज़त है कि मियाँ को साफ कह दे कि इसमें अल्लाह ताला का ये हुक्म है ना, इसलिए ये बात यहाँ पे बताई गई। फिर इब्न अल अरबी का जो इसमें कौल आता है कि अल्लाह ताला ने हर शख्स को मुकम्मल बनाया है, इसलिए किसी इंसान को इख्तियार नहीं है कि वो उसमें कमी बेशी कर सके और ऐसे तरीक़े इख्तियार करे जो हराम है। ठीक है, अच्छा, ये इम्प्यूटेशन ऑफ एक्स्ट्रास की बात आ गई। इसमें सारे स्कूल ऑफ थॉट्स इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये किया जा सकता है। फिर ईयर पियर्सिंग के बारे में भी लोगों ने सवाल किया कि ये तो जी मैं अभी बात की थी ना, एक्स्ट्रा डिजिट आ जाती है या फिर फ्यूज डिजिट आ जाती हैं, है ना, इस तरह से कोई चीज़ें अगर कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन में। हाँ, ईयर पियर्सिंग में ये है कि हम तो करते कराते रहते हैं ना, सारे लोगों के कान छिदे हुए हैं यहाँ पे बैठे, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये ग़ुलामी की निशानी है या फिर ये कि ये कोई पुराने ज़माने की कोई इस तरह से, तो उसके बारे में उलमा ने इजाज़त दी है कि ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन को सजने संवरने का शौक़ है। ख़ुद कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो जो ज़ेवरों में पाली जाती है तो वो उनको इजाज़त है, लेकिन मर्दों को इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, होठों पे, ज़बान पे, हर जगह पियर्सिंग, तो वो लोग करा रहे। हाँ, वो लोग जो मतलब हाँ जिनको पता ही नहीं है ना कि चीज़ें कितनी तकलीफ़ दे, क्योंकि तकलीफ़ पहुंचाना, जैसे अभी बात हो रही थी कि ज़िंदा जानवर का गोश्त काटना और उसको मतलब हराम है, तो ये एक तरह से गोश्त काटने वाली बात है ना, बिला वजह की तकलीफ़। अच्छा, फिर ये कि एम्पुटेटेड बॉडी ऑर्गन्स के बारे में आता है कि कहीं पे प्रोस्थेटिक अगर कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि किसी जानवर की हो तो उसकी भी इजाज़त है, प्रेफरेबली हलाल जानवर की, लेकिन अगर नहीं अवेलेबल तो हराम जानवर का भी लिया जा सकता है। और फिर लाइपोसक्शन का ये था कि इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है ना, जो हमें पता भी होनी चाहिए डॉक्टर को जो कर रहा है, और उसको अच्छा स्किल्ड इंसान करे, अच्छा डॉक्टर, और हर कोई नहीं करता। तो प्लास्टिक सर्जरी में ये करते हैं और हमारे यहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट भी करने लगे हैं ना ये। तो उसमें ये है कि अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स में मतलब एक जैसे पता है कि फैट एम्बोलिज्म हो सकता है, सडन डेथ हो सकती है, और तो लेकिन ये कि रिवर्सिबल भी है, ये इतना कॉस्टली प्रोसीजर है, अच्छा खासा महंगा है। तो उसके बाद ये होता है कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एहतियात भी नहीं करता, हमारे अपने डॉक्टर्स में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कराया, फिर वो रिवर्सिबल हो गया ना, तो फिर ये कि लेकिन इसकी इजाज़त है। लेकिन वहाँ पे जो डिस्कशन हो रही थी, पैनल डिस्कशन में किसी ने सवाल दोहराया था, तो उसमें जो हमारे उलमा थे, हुसैन अहमद साहब और भी, तो उन्होंने कहा था कि इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये भी एक ऑर्गन काट रहे हैं आप, फैट। तो अब इसको भी हम आज जो हमारी डिस्कशन है उसमें पूछा जा सकता है कि आया फैट रिमूवल की इजाज़त है कि नहीं, डाइटिंग के ज़रिए से और तरीक़ों से कर लें तो वो। फिर राइनोप्लास्टी में मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, जैसे एडवांस लेप्रेसी का पेशेंट आता है, या लुपस वल्गैरिस जो ट्यूबरक्लोसिस का इस तरह से, और टर्शरी सिफिलिस, तो इन सब में नोज़ का प्रॉब्लम हो जाता है ना, शेड हो गई या कोई पार्ट ऑफ द नोज़ शेड। तो उसमें एक वाक़या आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी जो था जंग में उसकी नाक कट गई, तो उसकी फिर नाक लगाई गई चांदी की, तो उसमें कोई स्मेल हो गई, तो उसकी फिर सोने की लगाई गई नाक, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना नहीं किया। हदीस तकरीरी ही हो गई ना ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे खामोश है, तो कौली फैली के अलावा तकरीर। तो ये बात कि इसकी इजाज़त है कि अगर किसी की कट गई है किसी बीमारी की वजह से, या ट्रॉमा की वजह से, या किसी ट्यूमर की वजह से, है ना, तो हम उसको कर सकते हैं। राइनोफाइमा जैसे डर्मेटोलॉजी में आता है, इसमें डी बल्किंग करते हैं, इसमें रोजेशिया की कॉम्प्लिकेशन में राइनोफाइमा, तो मतलब इसकी इजाज़त है कि उसका इलाज किया जाए, वो बहुत डी शेप सी नोज़ लगती है। तो अब एज रिलेटेड फोल्ड्स और लाइंस और रिंकल्स हैं, तो इसके लिए क्रीम्स की इजाज़त दी है, लेकिन क्रीम्स में भी एहतियात की बड़ी ज़रूरत है, जो डॉक्टर सलमा बता रही थी कि अगर वो हलाल ओरिजिन है, पता है हमें, क्योंकि अभी वैसे मैंने इसको स्लाइड में नहीं रखा, ग्लूटाथायोन वाइटनिंग का लोगों ने वहाँ पे पूछा भी था, तो उसमें था कि मतलब एक तो ये ज़रूरी देख लेना चाहिए कि वाइटनिंग में क्या ज़रूरत है इसकी ना, अल्लाह ने मेरे जो रंग बनाया है वो मेरे लिए अच्छा है ना, इसीलिए इतना ऐसा बनाया है।
और दूसरा ये कि चले थोड़ा बहुत पाउडर क्रीम में लगाने की उलमा ने इजाज़त दी है, कोहल की भी इजाज़त दी है, काजल वगैरह और लिपस्टिक की भी इजाज़त दी है कि वो हलाल रीजन से हो। लेकिन ये कि आप उसको इंजेक्शंस के थ्रू भी करते हैं तो ये तग़य्युर खल्क़िल्लाह में नहीं आता, इसलिए कि वो रिवर्सिबल है ना, परमानेंट चेंज नहीं है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं उसके इंजेक्शन, और वो इंसान बस इसी चक्कर में लगा रहे और मकसद ज़िंदगी इसका तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में आता है जो अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर आप पढ़ भी लेना बहुत ज़्यादा नहीं मिलते ग्लूटाथायोन के साइड इफ़ेक्ट्स। उसमें एक ये है जो मैंने देखा कि वो पहले जितना बन रहा होता था ना उससे भी सप्रेस हो जाता है, यानी एक बंदा पहले जितना सांवला था वो और सांवला हो जाएगा अगर जब उसको ट्रीटमेंट स्टॉप करेगा, अगर वो बूस्टर नहीं लगाता। तो ये भी है, और कई हज़ारों लाखों रुपये। हाँ, ओरल और टॉपिकल का इतना असर नहीं होता ना, वो मतलब उसका कोई फ़ायदा है। हाँ, इंजेक्टेबल का है, लोगों में फ़ायदा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये भी ऐसा नहीं है, कुछ मिसालें वो देते हैं कि कुछ जो लोग गोरे हुए थे वो विटलाइगो के पेशेंट थे और वो उन्होंने दूसरी वाइटिक क्रीम लगा के वो गोरे हो गए थे, वो मशहूर ये कर दिया कि जी ग्लूटाथायोन से हो गए। तो मतलब इसके कोई कंट्रोवर्शियल से इश्यूज़ हैं, तो हमें इसकी कोई इतनी वो नहीं है, मतलब क्योंकि बाद में अगर बंदा वैसी हो जाए तो घर में और भी तनाज़ा बढ़ने के इम्कानात हो सकते हैं ना। अच्छा देखिए, अब रिंकल्स की बात हमने पहले भी की थी कि हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे फ़ोटो एजिंग ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पे फिर हमें यंग एज में करना पड़ता है इसको। तो उसके लिए स्किल्ड हो, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट को अच्छी तरह से काउंसिल करें। मतलब शरिया ने ये बात कही है कि पेशेंट को पूरी तरह से पता हो कि इस चीज़ के कितने नुकसानात हैं, तो उसमें ये है कि उसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो उसमें भी सैगी आईलिड्स हैं, टोसिस है जिसमें देखने में मसला हो रहा है, पेशेंट आंखें नहीं खोल पा रहा, तो उसमें हम इसको कर सकते हैं ट्रीट। और इसके अलावा जो थ्रेड लिफ्ट्स वगैरह की भी बात आती है, उसमें बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है कि वो थ्रेड्स इतने महंगे हैं, पूरी फेस में अगर वो डालें, अच्छा मतलब पेशेंट उसकी एज रिवर्स भी हो जाती है, लेकिन वो हिफाज़तुल माल के भी ख़िलाफ़ है और एज रिलेटेड जो मना किया गया उसमें। ठीक है, ये सारी बात हमने कर ली। अच्छा, लिप प्लास्टिक सर्जरी, लिप ऑगमेंटेशन, इसकी भी इजाज़त नहीं दी माने, क्योंकि ये भी तग़य्युर में आ जाता है और ये परमानेंट चेंज में भी आ जाता है। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लेकिन अगर किसी कैंसर की वजह से जो है मेस्टेक्टमी हो गई है तो उसके बाद मेमोप्लास्टी वगैरह कराई जा सकती है, बिलखुसूस जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए, और वैसे भी एज के लिहाज से भी कराई जा सकती है। अच्छा, फिर दांतों की ब्यूटिफिकेशन, उसमें गैप कराने के लिए आता है फल्ज, तो लानल्लाहुल वाशिमात वल मुस्तौशिमात वन नामिसात, उसमें आखिरी जो हिस्सा है क्या है, वल मुतफल्लिजातिल हुस्न मुग़य्यराति लिखल्क़िल्लाह, ये सही इनकी रिवायत है कि दांतों में जो गैप, लेकिन ये कि अगर किसी का एक्स्ट्रा दांत है जिसको तकलीफ़ दे रहा है, ब्रशिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको रिमूव कराने के लिए उलमा ने इजाज़त दी है। और इसमें सारा ये बोर्ड जिसके में शेख इब्न बाज़ के फतावा में ये उसकी भी इजाज़त है, क्योंकि देखिए ना वो बीमारी को दूर करने के लिए ब्रेसेस, उसमें भी आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं होती, आगे पीछे दांत होते हैं, तो उसकी इजाज़त भी दी है। अच्छा, ये काफ़ी सारे हम इसके कर चुके हैं कि अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो हम इसको कर सकते हैं। जो सॉफ्ट टिश्यू फिलर्स के बारे में भी बात हो गई, परमानेंट का भी यही है ना कि एजिंग, एंटी एजिंग के लिए नहीं। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कि ग्रेनुलोमा बन सकता है, आप उसको फिर रिमूव करने के लिए सर्जिकली रिमूव करेंगे तो क्या होगा, एक और बड़ा स्कार बन जाएगा, इतना सा आपने रिंकल रिमूव करना था। तो साइड इफ़ेक्ट भी अच्छी तरह बताएं। फिर अंडर आई जो फिलर होते हैं वो ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसके ऐसे पेशेंट को अच्छी तरह से काउंसिल करके कराना है। अच्छा, इसमें भी एक जो आजकल लोग बहुत पूछते हैं PRP का ना, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो जो पेशेंट का अपने ब्लड से लेके और उसको सेंट्रीफ्यूज करके वो इंजेक्ट करते हैं। तो ये मुख्तलिफ प्रोसीजर्स में इसको यूज़ किया जा रहा है, रिंकल्स के लिए भी, मेलास्मा के लिए भी, और डेंटल और ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स में। तो इसकी भी जो है वो ऑटो ट्रांसप्लांट के फतवा के तहत इसकी इजाज़त है कि इंसान का अपना जो है टिश्यू ना ये, तो इसकी इजाज़त है।
ये हेयर रिमूवल में भी ये बात है कि जो सतर है आजकल, मतलब जो पूरी बॉडी की लेज़र और हेयर रिमूवल के लिए आ जाते हैं पेशेंट्स, तो उसमें क्या ख्याल रखना है कि जो सतर है वो कहीं पे भी, जब मुर्दा इंसान के सतर पे निगाह डालने की इजाज़त नहीं है तो ज़िंदा की कहाँ इजाज़त हो सकती है। तो जो ओपन मतलब जो सतर के अलावा सतर का हिस्सा है उसको नहीं कर सकते, उसके अलावा खातून का कहीं से भी हेयर रिमूवल किया जा सकता है, मर्द के लिए कहीं से भी इजाज़त नहीं है इसकी। अच्छा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ये है कि इजाज़त है कि अगर जो ज़िंदा डोनर है, बाज़ औक़ात तो डोनर होता है ना जो अपने डेथ बेड पे या उससे पहले वसीयत कर देता है, वसीयत की भी उसको इजाज़त नहीं है क्योंकि उसका जिस्म तो अमानत है ना, अगर इजाज़त दे देता है तो वो तो चले वो जाने वाला है, लेकिन जो ज़िंदा इंसान अगर कर रहा है, अगर उसकी सेहत को नुकसान नहीं हो रहा तो उसके ऑर्गन का किसी और को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इसमें जो उसूल है वो ये जो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, फिर हम जल्दी से स्लाइड्स को भी देख लेंगे कि एक उसूल तो ये है कि इजाज़त हो जो मरने वाला इंसान है उसके बारे में अगर बात करें, और इसके अलावा ये कि डेथ उसकी कंफर्म हो, जो उसको अब डॉक्टर नवीद भट्ट भी इंशाल्लाह बताएंगे तफसील से कि उसकी डेथ कंफर्म हो गई, जैसे कॉर्निया लेना है या लेकिन इसके अलावा अगर गैर मुस्लिम है तो उसका भी पार्ट उस वक्त लिया जा सकता है जब वो कोई मुस्लिम अवेलेबल नहीं है ना। और इसके अलावा जो ट्रांसप्लांट की बात थोड़ी सी आ भी गई थी कि हराम जानवर का किसी सूरत में भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हलाल अवेलेबल नहीं है और इंसान की बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है या उसकी जान को बचाना है। अच्छा, और फिर स्किल्ड पर्सन हो, ये नहीं कि सक्सेस रेट का पता हो कि कितना इसमें कामयाबी का सक्सेस का रेशो है। अगर ये कि कोई ऐसा डॉक्टर जिसको नहीं पता कि क्या तरीक़ा कार है तो वो उसको उसमें हाथ नहीं डालेगा, उसको भी शरिया ने मना किया है कि जब तक सक्सेस रेट का पता ना हो उस वक्त तक नहीं करना। और जो जेनेटिक ऑर्गन्स हैं उसमें मिसाल के तौर पे जैसे ओवरी और टेस्टिस, इसको ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता क्योंकि फिर लीनिएज का मसला आ जाता है। बाकी जो हैं वजाइना, यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब, इनका भी करवाया जा सकता है ट्रांसप्लांट किसी से लेके, अगर किसी के वजाइनोप्लास्टी एक्सीडेंट वगैरह किसी मसले की वजह से हो गया है। और दूसरा ये कि दीगर ऑर्गन जैसे किडनी वगैरह का भी कर सकते हैं, लिवर का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मतलब कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम के भी ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। और कल्चर स्टेम सेल, अब आगे वैसे काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, टाइम ख़त्म हो गया तो, लेकिन ये कि उसमें स्टेम सेल्स जो है ना उसकी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो बेस से है, जिसमें जो थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए तो उसकी इजाज़त है, या जैसे क्लोनिंग भी है, क्लोनिंग की भी मतलब ये कि वैसे तो जो दूसरा जो स्टेम सेल के जो ट्रांसप्लांट है उसमें भी हमें ये देखना होगा कि जो किसी फीटस से अगर लिया गया तो इंटेंशनली वो अबॉर्ट ना किया गया हो। और दूसरा ये कि उसको एक मिनट, जेनिटल ऑर्गन ये तो बात हो गई ना, इसको मैं साथ साथ ही करती हूँ। और सेल ऑफ ऑर्गन, यानी ऑर्गन की सेल जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ उलमा ने वहाँ पे कराची के इस डिस्कशन में बात आ रही थी कि इजाज़त अगर बहुत ज़्यादा किसी की जान का मसला है और कोई कहीं से कीमतन मिल रहा है कोई ऑर्गन, तो उसको पूरे टेस्ट करने के बाद कि वो जैसे होता है ना कि एड्स वगैरह का मर्ज़ तो नहीं है, क्योंकि लोग जो बेच रहे होते हैं तो वो किसी न किसी मूजी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, तो पूरे टेस्टिंग के बाद, टेस्ट करने के बाद अगर वो सही है, वाइबल है, तो वो हम उन्होंने कहा कि वो 70s में कोई इस तरह का इजलास हुआ था उलमा का, पीमा ने ही पाकिस्तान में कंडक्ट कराया था, तो उन्होंने उसमें कहा था कि इसकी इजाज़त दी जाएगी, लेकिन वैसे उलमा ने अमूमी तौर पे सेल की इजाज़त नहीं दी है। फिर इसके अगेंस्ट जो बात आती है वो ये है कि ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि किसी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो शख्स मर गया, अच्छा उसमें फिर 3 उलमा हैं पाकिस्तान के, मौलाना शफ़ी थानवी साहब और मौलाना मौदूदी, और 2 पाकिस्तान के और एक मौलाना सिकरी
थे मिस्री आलिम, उन्होंने इसके अगेंस्ट पॉइंट्स दिए ना। उन्होंने कहा है कि जिस चीज़ में मना किया गया है, जैसे पहले तो किसी का उज़्व लेके किसी को लगा देना, इसकी इजाज़त नहीं है। उन्होंने इसमें जो पॉइंट्स दिए हैं, एक तो ये वाली बात कि ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला ताहलुका, यानी अपने हाथों जो है वो अपने आप को हलाकत में ना डालो, और ये कि इंसानी जिस्म जो है वो अमानत है और किसी मुर्दा इंसान की भी हड्डियाँ तोड़ने की ममानियत है। उन्होंने जो हदीस उसमें दी है रेफरेंस में, क्योंकि ज़ाहिर है ऑर्गन निकालने के लिए तो करना पड़ता है। तो लेकिन जो इसके फेवर में पॉइंट्स हैं वो क्या है? पब्लिक वेलफेयर, मसाला और ज़रूरत के तहत और ईसार, ये तीन जो फ़िक़्ह के उसूल हैं उसके तहत उन्होंने उलमा ने इजाज़त दी है कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ आती है। ऑटो ट्रांसप्लांट की बात भी हमने कर ली। कितना टाइम? हाँ, लेकिन डायसेक्शन में भी एक अलग वो था, फीमा के जो उसमें था ना जर्नल में, उन्होंने कहा था कि इल्म हासिल करने के लिए आप कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो कर सकते हैं, उसकी भी इजाज़त है। ट्रांसप्लांट की बात हमने कर ली ना, ट्रांसप्लांट में ही आता है, ये मतलब टिश्यू ही है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी मतलब टिश्यू ना जान बचाने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है। क्लोनिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ह्यूमन क्लोनिंग है ना वो ख़त्म हो गई है, मतलब बिल्कुल इसको एथिकली भी और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर लिहाज से मना कर दिया गया है। लेकिन जो थेरेप्यूटिक है ना उसकी इजाज़त है। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीनोमिक्स, जितना भी कुछ आप देखें ना उसमें सब में थेरेप्यूटिक की इजाज़त है, जिसमें ऐसी डिजीज़ेस बिलखुसूस जैसे कि डायबिटीज़, पार्किंसनिज़म और जैसे कोई डिस्ट्रोफीज़ हैं, डुशेन वगैरह, जिसका कोई इलाज नहीं है, उनका इसमें इलाज ढूंढा जा रहा है। हमारे डर्मेटोलॉजी में जैसे ईबी है, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, तो उसमें मतलब ब्लिस्टर्स बनते जाते हैं बच्चे के और वो सारी ज़िंदगी चलते हैं। तो उन सब बीमारियों का इलाज इसमें ढूंढा जा रहा है और उसके लिए इजाज़त है। उसमें भी जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है कि जो मतलब एक तो जो ओवा है उसकी हिफाजत, जैसे अब गायनी में आपने सुना होगा पहला जो इन बिगिनिंग ऑफ लाइफ डॉक्टर शुमाइला का, कि उसमें जो लिनिएज है ना उसकी हिफाजत, नस्ब की हिफाजत जो है ना एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि शरीयत के मकासद में से आ जाती है। तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे काम में ज़रूर एहतियात करें कि जो सरप्लस ओवा हैं वो मतलब उसका पता हो कि वो किसके हैं ना, मतलब पेरेंट उसका पता हो। दूसरी बात ये है कि वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं ना, जेंडर सिलेक्शन के लिए, तो उसमें भी डिज़ीज़ के लिए हम कर सकते हैं। जैसे एक्स लिंक्ड, बाद बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो एक्स लिंक्ड होती हैं, जो लड़कों में आ रही हैं, तो फिर वो आप उसको देख सकते हैं कि उसको रिसर्च के लिए उसको आप कर सकते हैं, क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के काम को, कि ये बीमारियाँ इस सेक्स में आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, और मुख्तलिफ जो उसके प्रोसीजर्स हैं। इसके अलावा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग लोग पढ़ रहे हैं, मतलब टर्की वगैरह में भी हो रहा है और हमारे मुल्क में तो इतना इसको नहीं पढ़ाया जा रहा, तो लोग जो कर रहे हैं उसमें काम कि वो सब्जियों और एनिमल उस पर कर रहे हैं डिजीज़ की रिसर्च। लेकिन कुछ लोग इसको इस पर भी कर रहे हैं कि कलर ऑफ आई ब्लू हो जाए हमारी मर्ज़ी से, या जो है वो बालों का कलर गोल्डन हो जाए, रंग सफ़ेद हो जाए, कद लंबा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें अब देखिए ना, ये क्या है, तग़य्युरुल ख़ल्क़िल्लाह में आ गया। तो इस चीज़ की ममानियत है, इस चीज़ की मतलब वेस्ट को तो नहीं कोई फिक्र ना, तो हमारे यहाँ रिसर्च भी नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा जो है वो इल्म में जो रिसर्च हो चुकी है, मतलब ये फीमा का आप देखिए ना, फेडरेशन ऑफ इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, ये हर साल ही अपने इस तरह के काम करते हैं। और पीमा भी अभी हमने भी स्टेप लिया है, तो ये इसीलिए लिया है कि हम इस काम में आगे आएँ। जो हमारी फील्ड्स है, मेडिसिन है, सर्जरी है और भी जितनी गायनिकोलॉजी है, तो इसमें हमें पता हो कि क्या क्या चीज़ की इजाज़त है और जो इलाज हो रहे हैं इसमें कितनी जो है वो गलतियाँ हमसे सरजद हो रही हैं और जो हम आगे ना करें। और रिसर्च भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च में बहुत पैसा लगता है। गवर्नमेंट जो है वो इसको सपोर्ट इस लिहाज से इसको करना भी चाहिए। और जो लोग एमफिल कर रहे हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो बजाय इसके फेक रिजल्ट्स के ज़रिए से अपना एग्ज़ाम पास करने की कोशिश करें, वो उसमें मेहनत करें थोड़ा सा। और ये एक स्टेप है इस तरफ कि जो मनसब इमामत
हमारा है उम्मत मुस्लिमा का, तो उसमें हम आगे बढ़ें। मौलाना ने भी बहुत दफ़ा अपने तनक़ीहात पढ़ी होगी और किताबों में भी लिखा है कि हम ये चाहते हैं कि मुसलमान हर फील्ड में आगे बढ़ें। तो रिसर्च के मैदान में जो हम पीछे हैं, आप देखें ना कि दीनी लिहाज से कितनी रिसर्च हो रही है। यहाँ पे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी जो जितने भी मसाइल होते हैं, फ़िक़ही मसाइल, और इन पे भी काम हो रहा होता है। तो हमें अपने मेडिकल फील्ड में ज़रूर इनके साथ मिल के अपनी एक चीज़ तैयार करनी चाहिए जो कि हर मैदान में हमारे काम आए इंशाअल्लाह ताला। और बहरहाल इसमें जो ये है कि जो अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से, क्लोनिंग के ज़रिए से जो बनता है, उसमें जो इसके फतावा हैं, उसमें यह है कि एक तो अगेंस्ट फितरा है, उसकी जो सोशल जो होगा ताल्लुक़ वो भी नहीं होगा। मतलब जैसे होता है ना कि माँ बाप और बहन भाई और चचा मामू जो पूरे रिश्ते होते हैं वो भी नहीं होते जो क्लोन। और दूसरा ये कि वो उसके अंदर जेनेटिक डिजीज़ का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो नॉर्मल तरीके से स्पर्म ओवा मिलते हैं वो क्या होते हैं कि वो जो है वो, और इसके अलावा इन्फेक्शंस के भी जो नॉर्मल तरीके से होते हैं उनमें जेनेटिक डिजीज़ के चांसेस फिर भी कम होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी मेल फीमेल की, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, इसीलिए इसको अब नहीं कोई भी कर रहा है। लेकिन कुछ लोग खुफिया तरीके से कर रहे हैं। ये भी चीज़ उसमें फीमा जर्नल में मैंने पढ़ी थी कि एक साहब ने इसको कहा कि मैं काफ़ी आगे तक निकल गया हूँ इसमें। मतलब एक तो उन्होंने भेड़ बनाई थी ना, शीप डॉली बनाई थी, जो कि थोड़े दिन भी चली और फिर फौत हो गई। लेकिन इस तरह वो कहता है कि इस डॉक्टर का नाम भी इसमें लिखा होता है कि वो कहता है कि मैं तो काफ़ी आगे निकल, तो लोग कर भी रहे हैं इसमें काम, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, इसके क्या क्या नुकसानात हैं। ठीक है, चलें इसको मेरा ख्याल इतना ही ख़त्म कर लेते हैं और इंशाल्लाह बाकी वजाइनल टाइटनिंग के लिए लेज़र से पूछ लेंगे। इस सवाल को हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, पूछ लेंगे वहाँ।